नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो सच में किसी की भी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। हम गहराई से चर्चा करेंगे रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब पर। देखिए, ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने का कोई आम तरीका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जो हमारी एनर्जी, फोकस और पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस आम सी उलझन पर बात करते हैं। सुबह जब अलार्म बजता है तो उसे स्नूज कर देना, यानी अलार्म बंद करके फिर से सो जाना। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जिससे हम में से लगभग हर इंसान कभी ना कभी जूझता ही है। हम अक्सर खुद को धोखा देते हैं ना, बस 5 मिनट और फिर पता ही नहीं चलता कि वो 5 मिनट कब 2 घंटों में बदल गए। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे द मॉर्निंग स्ट्रगल से, फिर समझेंगे 5 PM का जादू, उसके बाद देखेंगे गेम चेंजिंग 20-20-20 फॉर्मूला, फिर बात करेंगे कि इस आदत को कैसे बनाएं, और आखिर में फोकस और डिजिटल डिटॉक्स पर चर्चा करेंगे। ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्लान है। सेक्शन 1, द मॉर्निंग स्ट्रगल। आखिर हमारी सुबहें अक्सर इतनी अस्त व्यस्त और तनाव भरी क्यों लगती हैं? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिन शुरू होने से पहले ही एक अजीब सी जल्दबाजी और स्ट्रेस महसूस होने लगता है। एक साधारण सुबह बिल्कुल ऐसी ही होती है, एकदम भागदौड़ वाली, उठते ही फोन स्क्रॉल करना और एक अजीब सा तनाव। लेकिन जरा सोचिए, इसके उलट 5 बजे की सुबह कितनी अलग होती है, एकदम शांत, प्रोडक्टिव और पूरी तरह से फोकस्ड। ये सब अपने दिन पर कंट्रोल पाने के बारे में है। सेक्शन 2, द मैजिक ऑफ 5 AM। चलिए अब उस विक्ट्री आवर यानी जीत के घंटे को एक्सप्लोर करते हैं। सुबह 5 बजे उठने का मतलब सिर्फ नींद कम करना बिल्कुल नहीं है। इसे विक्ट्री आवर कहा जाता है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच का ये समय, जिसे प्राचीन काल से ही ब्रह्म मुहूर्त भी माना गया है, दिन का वो इकलौता हिस्सा है जब पूरी दुनिया शांत होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। हमारा दिमाग उस वक्त सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। ये एक ऐसा पर्सनल टाइम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी ग्रोथ के लिए है। रॉबिन शर्मा की ये लाइन सच में बहुत दमदार है। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। यानी अपनी सुबह पर अधिकार जमाएं और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब हम अपने दिन का पहला घंटा जीत लेते हैं तो पूरे दिन के लिए गजब की पॉजिटिव एनर्जी सेट हो जाती है। सेक्शन 3, द 20-20-20 फॉर्मूला। ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। सुबह के पहले 60 मिनट आखिर बिताएं कैसे? सिर्फ सुबह जल्दी उठ जाना ही काफी नहीं है। अगर कोई 5 बजे उठकर बस बिस्तर में लेटे लेटे इंस्टाग्राम ही देख रहा है, तो फिर उठने का क्या ही फायदा। यही एंट्री होती है इस 20-20-20 रूल की। ये हमारे पहले 60 मिनट को 3 अलग अलग 20 मिनट के ब्लॉक्स में बांट देता है। मूव यानी कसरत, रिफ्लेक्ट यानी मनन करना, और ग्रो यानी कुछ नया सीखना। तो शुरुआत के 20 मिनट हैं मूव करने के लिए। यहाँ बात हो रही है इंटेंस एक्सरसाइज की, जिसमें पसीना आए। इसका साइंस बहुत दिलचस्प है। जब हम सुबह सुबह पसीना बहाते हैं तो हमारे दिमाग में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज होता है, जो दिमाग के लिए एक तरह के खाद का काम करता है। इससे डोपामाइन बढ़ता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है, और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। सच मानिए, ये एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी से कहीं ज्यादा अलर्ट और एक्टिव बना देता है। अब आते हैं अगले 20 मिनट पर, जो हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए। कसरत के बाद ये समय खुद से जुड़ने का है। इस दौरान गहरी सांसें ली जा सकती हैं, मेडिटेशन किया जा सकता है, या फिर अपने विचारों और गोल्स को डायरी में लिखा जा सकता है। दिन का शोर शराबा शुरू होने से पहले दिमाग को शांत करने और दिन भर की क्लैरिटी पाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और इस विक्ट्री आवर के आखिरी 20 मिनट हैं ग्रो करने के लिए। ये समय कुछ नया सीखने को डेडिकेटेड है। कोई अच्छी किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या कोई ऑनलाइन कोर्स करना। रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट सीखने की आदत लंबे समय में इतना जबरदस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट देती है कि ज्ञान और स्किल्स का एक बहुत बड़ा भंडार बन जाता है। सेक्शन 4, बिल्डिंग द हैबिट। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे प्रैक्टिकली कैसे करें ताकि सुबह उठना ऑटोमेटिक हो जाए? तो सबसे क्रूशियल और प्रैक्टिकल टिप जो यहाँ काम आती है, वो है अपनी अलार्म घड़ी को बिस्तर से दूर रखना। जी हाँ, पुराने तरीके की अलार्म घड़ी लें और उसे कमरे के दूसरे कोने में रख दें।
अलार्म बंद करने के लिए बिस्तर से उठकर चलना ही पड़ेगा, और एक बार जब हम बिस्तर से बाहर निकल आते हैं तो वापस सोने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इस नंबर पर गौर कीजिएगा, 66। साइंस ये साबित कर चुकी है कि किसी भी नई आदत को हमारे दिमाग में पूरी तरह से फिट होने में और उसे ऑटोमेटिक बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। शुरुआत के कुछ दिन मुश्किल जरूर लगेंगे, लेकिन अगर लगातार 66 दिन इसे फॉलो कर लिया तो फिर 5 बजे उठना बिल्कुल आसान और स्वाभाविक हो जाएगा। एक और बात जो बहुत अहम है, एक शानदार सुबह की असल शुरुआत एक रात पहले ही हो जाती है। रात का खाना हल्का होना चाहिए। रात 8 बजे के बाद सारे स्क्रीन्स और मोबाइल फोन बंद। 9 से 10 बजे तक कुछ रिलैक्स करने वाली चीजें जैसे किताबें पढ़ना, और रात 10 बजे तक सो जाना। और हाँ, सुबह पहनने वाले कपड़े भी रात में ही निकाल कर रख लेना, सुबह के कीमती वक्त को बचाता है। सेक्शन 5, फोकस एंड डिजिटल डिटॉक्स। अपनी इस शानदार मॉर्निंग रूटीन को बचाकर कैसे रखें? हमारी इस शानदार सुबह का सबसे बड़ा दुश्मन है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। जरा सोचिए, जब हमारा ध्यान किसी एक नोटिफिकेशन से भटकता है तो वापस पूरी तरह फोकस करने में एवरेज 2 मिनट और 15 सेकंड का समय लगता है। अब इमेजिन कीजिए कि सुबह उठते ही फोन चेक करने से हमारी कितनी सारी मेंटल एनर्जी और बेशकीमती एकाग्रता बर्बाद हो जाती है। इसीलिए डिजिटल मिनिमलिज्म के नियम अपनाना बहुत जरूरी है। दिन के पहले 60 से 90 मिनट पूरी तरह से स्क्रीन फ्री होनी चाहिए। अपने दिमाग को फालतू की खबरों और सोशल मीडिया से दूर रखें। गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दें। इसे एक इनविजिबल बबल या अदृश्य बुलबुले की तरह समझें, जहां शुरुआत के कुछ घंटों में तकनीक की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और अंत में हम इस एक्सप्लेनर को रॉबिन शर्मा के एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचिए, अगर हमारी जिंदगी की किताब का एक पन्ना आज लिखा जाए तो क्या वो एक ऐसा पन्ना होगा जिस पर हम गर्व कर सके? ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है। कल से अपनी सुबह का कंट्रोल अपने हाथों में लेना एक ऐसी शानदार लाइफ स्टोरी लिखने की दिशा में पहला कदम है जिस पर वाकई फख्र किया जा सके। तो क्यों ना इस बदलाव की शुरुआत कल सुबह 5 बजे से ही की जाए? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे अपने जो भी गोल्स हैं उन तक ना पहुंच पाने का असली कारण ये बिल्कुल नहीं है कि हम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि इसका पूरा कनेक्शन इस बात से है कि जब हम सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो उसके ठीक बाद के पहले 60 मिनटों में हम असल में क्या करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा विचार है जो हमारी उस पुरानी सोच को पूरी तरह से एकदम पलट कर रख देता है, जहां हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि 14 घंटे लगातार लैपटॉप के सामने बैठकर काम करने से ही सफलता मिलती है ना? हाँ बिल्कुल, हम अक्सर प्रोडक्टिविटी को एक मशीन की तरह देखते हैं कि भाई जितना फ्यूल डालोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम प्रोडक्टिविटी के उस साइंस को खंगालने वाले हैं जो समय से ज्यादा हमारी न्यूरोबायोलॉजी और हमारी ओवरऑल एनर्जी पर डिपेंड करता है। हमारे पास इस टॉपिक पर कई रिसर्च पेपर्स, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स और आर्टिकल्स का एक बहुत ही दिलचस्प कलेक्शन है। और इन सब के सेंटर में है रॉबिन शर्मा की वो बहुत ही मशहूर किताब द 5 AM क्लब। जी, और इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि सुबह 5 बजे उठना केवल कोई टिप्स और ट्रिक्स वाली आदत नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्टिविटी और एक तरह से मानसिक शांति को जड़ से बदलने का एक पूरा साइंटिफिक तरीका है। तो उन सभी के लिए जो बहुत कुछ सीखना तो चाहते हैं लेकिन आजकल की इन्फॉर्मेशन के इस भारी शोर में खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी ये चर्चा सीधे मुद्दे पर बात करेगी। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी जो सबसे अहम है। दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, चाहे वे किसी बड़ी टेक कंपनी के CEO हों या कोई ओलंपिक एथलीट, वे अपनी सुबह को ऐसे ही किसी चांस या संयोग के भरोसे नहीं छोड़ते। वे उसे बाकायदा डिजाइन करते हैं। हाँ, डिजाइन करते हैं। बिल्कुल। जब हम इन समरीज और रिसर्च को गहराई से देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सुबह की दिनचर्या एक ऐसा मानसिक और शारीरिक फ्रेमवर्क है जो हमें इस गलाकाट कंपटीशन से बाहर निकालकर एक अलग ही लीग में खड़ा कर देता है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल अलार्म बजने पर सुबह 5 बजे उठ जाना ही कोई बहुत बड़ा तीर मार लेना नहीं है। मतलब सोचिए, सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पे पड़े पड़े अपने फोन में बस इंस्टाग्राम रील्स देखना या ऑफिस की ईमेल्स चेक करना, ये तो वैसा ही है जैसे किसी ने करोड़ों की फरारी कार खरीदी हो और उसे शहर के सबसे भारी और एकदम धीमे ट्रैफिक में चला रहा हो। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है ना?
तो इस बेशकीमती समय का, जिसे हमारे सोर्सेज में विक्ट्री आवर कहा गया है, उसका एकदम सही और साइंटिफिक इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाए? तो फेरारी वाला ये उदाहरण उस स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। इस विक्ट्री आवर यानी सुबह के उस पहले 1 घंटे को सही दिशा देने के लिए किताब में एक बहुत ही स्पष्ट तरीका बताया गया है, जिसे 20-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला? हाँ, ये फॉर्मूला उस 60 मिनट को 20-20 मिनट के 3 बराबर हिस्सों में बांट देता है, और इसका हर एक हिस्सा हमारे शरीर और हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही अलग और स्पेसिफिक काम करता है। जो पहला 20 मिनट है, मतलब सुबह 5 बजे से 5:20 तक का समय, उसका नाम है मूव, यानी व्यायाम करना। एक मिनट। बिस्तर से आंख मलते हुए उठना और सीधे पसीना बहाने वाली कोई भारी कसरत शुरू कर देना, क्या ये शरीर के लिए एक बहुत बड़ा झटका नहीं है? मेरा मतलब है, क्या इससे हम दिन भर के लिए और ज्यादा थक नहीं जाएंगे? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। ऊपरी तौर पर देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि भाई हम अपनी एनर्जी सुबह सुबह ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन न्यूरोबायोलॉजी इसके एकदम उलट काम करती है। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम के एक स्ट्रेस हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, कॉर्टिसोल। जी, और यही वो हार्मोन है जो हमें सुबह सुबह उठते ही एक अजीब सी घबराहट, चिंता या टेंशन महसूस कराता है। तो जब हम सुबह उठते ही पसीना बहाने वाली कोई इंटेंस कसरत करते हैं तो ये कॉर्टिसोल बहुत तेजी से कम होता है। ओहो, मतलब वो सुबह की जो चिड़चिड़ाहट होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, इस कसरत से हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे BDNF कहते हैं, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये BDNF वास्तव में करता क्या है? मैंने इसके बारे में कुछ फिटनेस मैगजीन्स में पढ़ा तो है, लेकिन ये हमारी प्रोडक्टिविटी से कैसे जुड़ा है? देखिए, इसे आप हमारे दिमाग के लिए एक तरह की जादुई खाद या सुपर फूड समझ सकते हैं। ये कोई आम केमिकल नहीं है। BDNF दिमाग की उन कोशिकाओं की मरम्मत करता है जो स्ट्रेस की वजह से डैमेज हो गई हैं। ये नई न्यूरल वायरिंग को, मतलब हमारे दिमाग के तारों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे तेज करता है। क्या बात है! सीधे शब्दों में कहूं तो ये आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है। इसलिए जो इंसान सुबह कसरत करके अपने दिन की शुरुआत करता है, उसकी एकाग्रता और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता उस इंसान से कहीं ज्यादा तेज होती है जो बस सीधे सोकर उठ गया हो। समझ गया, यानी पहला 20 मिनट दिमाग के इंजन को स्टार्ट करने और उस स्ट्रेस हार्मोन को शरीर से बाहर फेंकने के लिए है। अब मान लीजिए 5:20 हो चुके हैं, पसीना आ रहा है और दिमाग पूरी तरह से जाग चुका है, तो दूसरा 20 मिनट यानी रिफ्लेक्ट का जो समय है वो क्या मांगता है? ये दूसरा चरण आत्मचिंतन का समय है। कसरत के बाद आपका शरीर पूरी तरह से एनर्जी से भर चुका है, तो अब हमें अपने दिमाग को एक गहरी शांति देनी है। शांति मतलब मेडिटेशन? मेडिटेशन भी, लेकिन मुख्य रूप से ये समय खामोशी में बैठने का है। इस दौरान जर्नलिंग यानी अपनी एक डायरी लिखना सबसे ज्यादा असरदार माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ ये लिखने के बारे में नहीं है कि आज मुझे ऑफिस में क्या क्या काम करने हैं। तो फिर इसमें लिखना क्या होता है? ये अपने दुखों, अपनी किसी भी तरह की निराशा और नेगेटिव इमोशंस को कागज पर उतारने के बारे में। अपनी नेगेटिव भावनाओं को सुबह सुबह लिखना, क्या ये दिन की शुरुआत को थोड़ा डिप्रेसिंग नहीं बना देगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एकदम उल्टा काम करता है। देखिए, जब हम अपनी चिंताओं को सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं तो वो हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर में, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, उसमें बस गोल गोल घूमती रहती हैं और हमें सारा दिन बेचैन करती हैं। हाँ, ओवरथिंकिंग होती है। सही कहा। लेकिन जैसे ही हम उन विचारों को शब्दों में ढालकर कागज पर लिखते हैं, हमारा दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भेज देता है, यानी हमारे दिमाग के उस हिस्से में जो लॉजिक और तर्क पर काम करता है। अच्छा, तो हम बेसिकली अपनी भावनाओं को लॉजिक के फिल्टर से निकाल रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। साइंस की भाषा में कहें तो हम अपने डर और चिंताओं को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, जिससे उनका वजन एकदम हल्का हो जाता है। इसे आप एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स समझ सकते हैं। जब आपका दिमाग इन फालतू चिंताओं से खाली हो जाता है, तभी आप एक बहुत ही स्पष्ट प्री परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट बना पाते हैं कि हाँ, आज के दिन को बेहतरीन कैसे बनाना है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब हम अपनी चिंताओं को दिमाग से निकालकर कागज पर आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि दिमाग असली काम करने के लिए खाली हो सके। और फिर 5:40 से 6 बजे तक का आखिरी 20 मिनट आता है, जिसे ग्रो कहा गया है।
ये कुछ नया सीखने के बारे में है ना? हाँ बिल्कुल, यह समय खुद के मानसिक और बौद्धिक विकास पर इन्वेस्टमेंट करने का है। जैसे कोई अच्छी ऑडियो बुक सुनना, अपने फील्ड से जुड़ी कोई नई स्किल सीखना या फिर महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना। यहाँ हमारे सोर्सेज एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, 2x 3x माइंडसेट। ये 2x 3x माइंडसेट कैसे काम करता है? एक बिजी प्रोफेशनल के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका गणित बहुत ही सीधा सा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम का जो इम्पैक्ट है, आपकी जो सफलता या आपकी इनकम है, वो 2 गुनी हो जाए, यानी 2x हो जाए, तो आपको अपनी सीखने की क्षमता और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर अपना निवेश 3 गुना यानी 3x करना होगा। अच्छा, तो आउटपुट डबल करने के लिए इनपुट ट्रिपल करना होगा? बिल्कुल, ये जो आखिरी 20 मिनट का ग्रो टाइम है, वो उसी 3x निवेश का एक हिस्सा है। मतलब मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में कोई नया सॉफ्टवेयर या तकनीक आई है, तो बजाय इसके कि आप उसके बारे में तब सीखें जब आपका बॉस आपसे पूछे, आप इस 20 मिनट का इस्तेमाल करके पहले से ही उसके मास्टर बन रहे हैं। वाह! मतलब जब दुनिया अभी सो ही रही है, आप न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार कर चुके हैं, बल्कि आप अपनी नॉलेज में भी उनसे एक कदम आगे निकल चुके हैं। ये वाकई बहुत लॉजिकल है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। जी पूछिए। ये जो 20-20-20 फॉर्मूला है, ये तो बाहरी कामों का एक तरह से कैलेंडर हो गया। भाई हमें क्या करना है, ये हमें बता दिया गया। लेकिन इंटरनेट पर आजकल जहां भी देखिए, हर मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ माइंडसेट यानी पॉजिटिव सोच चिल्ला रहा होता है। क्या सिर्फ ये बाहरी काम कर लेने और एक मजबूत माइंडसेट बना लेने से ही सफलता मिल जाती है? आपने बिल्कुल उस दुखती रग पर हाथ रखा है, जहां ज्यादातर सेल्फ हेल्प की बातें आकर एकदम दम तोड़ देती हैं। हमारी स्रोत सामग्री इस बात को बहुत ही बेबाकी से स्पष्ट करती है कि केवल माइंडसेट का होना तो पर्सनल ग्रोथ का सिर्फ 25% हिस्सा है। एक मिनट, सिर्फ 25%? तो बाकी का 75% क्या है फिर? रॉबिन शर्मा ने इसे सफलता के 4 आंतरिक साम्राज्य यानी 4 इंटीरियर एम्पायर्स का नाम दिया है। माइंडसेट यानी हमारी सोच और हमारे विचार, इनमें से सिर्फ पहला साम्राज्य है। लेकिन देखिए, अगर नीचे की नींव ही खोखली है तो एक बहुत मजबूत माइंडसेट भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। दूसरा और मैं कहूंगी सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य है हार्ट सेट, यानी हमारी इमोशनल दुनिया। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में तो अक्सर भावनाओं को एक कमजोरी माना जाता है ना? वहां तो लोगों को यही सिखाया जाता है कि भाई अपने दिल को घर पर छोड़कर आओ और ऑफिस में सिर्फ दिमाग से काम लो। और यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। सोचिए, एक इंसान है जिसका माइंडसेट बहुत मजबूत है। उसने अपने सारे गोल्स का एक विजन बोर्ड अपने सामने लगाया हुआ है, लेकिन उसके हार्ट सेट में यानी उसके दिल में अतीत का कोई बहुत गहरा गुस्सा भरा है। या मान लीजिए उसे अपने किसी कुलीग से बहुत नफरत है, या किसी पुरानी फेलियर का डर अभी भी बैठा है। क्या वो इंसान कभी अपना 100% फोकस अपने काम पर दे पाएगा? हाँ, नहीं, मुश्किल है। उसका ध्यान तो बार बार उसी गुस्से पर जाएगा। बिल्कुल। साइंस कहता है कि जो दबी हुई भावनाएं होती हैं, वे हमारी कॉग्निटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंदर ही अंदर चूसती रहती हैं। इसलिए बिना उस इमोशनल डिटॉक्स के, जिसके बारे में हमने अभी बात की, केवल पॉजिटिव सोचना असल में खुद को धोखा देने जैसा ही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मतलब ये विचार कि हार्ट सेट के बिना माइंड सेट बिल्कुल अधूरा है, ये तो पर्सनल डेवलपमेंट को देखने के पूरे नजरिए को ही पलट देता है। हम हमेशा बस अपने दिमाग को अपग्रेड करने में लगे रहते हैं, जबकि बैकग्राउंड में हमारा हार्ट सेट एक भारी वायरस की तरह हमारे पूरे सिस्टम की स्पीड को धीमा कर रहा होता है। बहुत ही सटीक विश्लेषण किया आपने। और जब आपका माइंडसेट और हार्ट सेट दोनों एक ही दिशा में आ जाते हैं, तब बारी आती है तीसरे साम्राज्य की, जिसे हेल्थ सेट कहा गया है, यानी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, जो कि बहुत बेसिक लगता है सुनने में। हाँ, बेसिक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी को ही इग्नोर किया जाता है। आप अपने फील्ड के एकदम टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, आप दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको हर दूसरे दिन थकान और बीमारियां घेर लेती हैं, तो वो सारा ज्ञान और विजन आखिर किस काम का? एलीट परफॉर्मर बनने के लिए आपको एक लंबी रेस दौड़नी है, और उसके लिए आपका शरीर एक मजबूत इंजन होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हेल्थ सेट उस मशीन को चालू रखता है, लेकिन एक मजबूत शरीर और एक साफ दिमाग होने के बावजूद इंसान अंदर से खाली खाली सा महसूस कर सकता है, खासकर तब जब जीवन में कोई गहरा पर्पस ना हो। क्या जो चौथा साम्राज्य है वो इसी कमी को पूरा करता है? जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
चौथा और सबसे गहरा साम्राज्य है सोल सेट, यानी हमारी आध्यात्मिकता। अब यहाँ आध्यात्मिकता का मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं है। तो फिर यहाँ इसका क्या मतलब है? ये अपने आप से ये सवाल पूछने के बारे में है कि मैं ये सब भागदौड़ आखिर कर क्यों रहा हूँ। जब हम सुबह की उस गहरी खामोशी में खुद से जुड़ते हैं तो हमें वो शांति मिलती है जो दुनिया की कोई भी बाहरी सफलता नहीं दे सकती। जब ये चारों माइंडसेट यानी सोच, हार्ट सेट यानी भावनाएं, हेल्थ सेट यानी स्वास्थ्य और सोल सेट यानी आपकी आत्मा, जब ये चारों एक साथ एक लय में काम करते हैं तब कोई इंसान सच में अनस्टॉपेबल बनता है। ये सब सुनने में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है। 4 एम्पायर्स, 20-20-20 का नियम। लेकिन चलिए अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब असल में सुबह 5 बजे वो अलार्म बजता है तो बाहर एकदम घना अंधेरा होता है और वो रज़ाई बहुत ही आरामदायक लग रही होती है। मतलब अगर ये सब साइंटिफिक नियम इतने ही शानदार हैं तो हम बस उस स्नूज बटन को दबाकर वापस क्यों सो जाते हैं? इसे कुछ दिनों के मोटिवेशन से निकालकर पूरी जिंदगी की एक परमानेंट आदत आखिर कैसे बनाया जाए? देखिए, ये जो स्नूज बटन दबाना है ये हमारी कोई मॉरल फेलियर या नैतिक विफलता नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग की जो प्राकृतिक बनावट है उसी का परिणाम है। इंसान का दिमाग किसी भी नए बदलाव का बहुत कड़ा विरोध करता है। अच्छा, तो हम डिजाइन ही ऐसे हुए हैं। जी हाँ, हमारी स्रोत सामग्री में इस मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ने के लिए 66 दिनों के हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल का जिक्र किया गया है। साइंस ये साबित कर चुका है कि किसी भी नई आदत को हमारे न्यूरल पाथवेज में पूरी तरह से फिक्स होने में लगभग 66 दिन यानी 66 डेज का समय लगता है और इस पूरी जर्नी को 22 दिनों के 3 चरणों में बांटा गया है। तो पहले 22 दिनों में हमारे दिमाग के अंदर वास्तव में क्या चल रहा होता है? पहले चरण को डिस्ट्रक्शन या पुरानी आदतों के विनाश का चरण कहते हैं। और सच कहूं तो ये समय शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। दर्दनाक क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इसका काम हमें किसी भी खतरे से बचाना और हमारी एनर्जी को सेव करना है। इसे बस आराम पसंद है। तो जब आप सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करते हैं तो आपका लिम्बिक सिस्टम आपके लॉजिकल दिमाग यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से एकदम बगावत कर देता है। वो कहता होगा कि भाई सो जाओ, कहाँ उठ रहे हो? बिल्कुल, वो चीख चीख कर कहता है, ये क्या कर रहे हो, सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। ये आपकी पुरानी न्यूरल वायरिंग के टूटने का समय है। इसलिए ये सच में एक युद्ध जैसा लगता है। मुझे तो ये पूरी प्रोसेस बिल्कुल एक स्पेस रॉकेट लॉन्च की तरह लग रही है। रॉकेट लॉन्च कैसे? मतलब जब कोई रॉकेट पृथ्वी से उड़ान भरता है तो पृथ्वी के भारी गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में, जिसे हम उन 22 दिनों से जोड़ सकते हैं, उसका सबसे ज्यादा ईंधन खर्च होता है। हाँ। पूरा का पूरा सिस्टम भारी प्रेशर में कांप रहा होता है ना। अरे वाह, ये तुलना एकदम परफेक्ट है। और इस रॉकेट लॉन्च की तरह ही मान लीजिए अगर आप 15वें दिन अपने इंजन बंद कर देते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि यार आज तो संडे है, आज थोड़ा लेट सो लेता हूं, तो आप वहीं हवा में नहीं रुकते जहां आप थे। हाँ, गुरुत्वाकर्षण आपको सीधे वापस उसी बिस्तर पे खींच लाता है। बिल्कुल, और आपको फिर से डे 1 यानी 0 से शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए बिना रुके अगले चरण में जाना बहुत जरूरी है। दिन 23 से लेके 44 तक का जो समय है वो इंस्टॉलेशन का चरण है। इस दूसरे चरण में क्या होता है? क्या चीजें थोड़ी आसान होने लगती हैं? आसान तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ अलग जरूर हो जाती हैं। ये समय बहुत ही अस्त-व्यस्त और कंफ्यूजिंग होता है। इंसान को लगने लगता है कि ये सब बकवास है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। एनर्जी का लेवल बहुत ऊपर नीचे होता है। तो फिर इसमें फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये है कि असल में इसी चरण में आपके दिमाग के अंदर एक नई न्यूरल वायरिंग का निर्माण हो रहा होता है। आपका दिमाग इस नई दिनचर्या को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को रीवायर कर रहा होता है। ओहो, और फिर आता है हमारा आखिरी चरण, 45 से 66 दिन तक का सफर। जी, इसे इंटीग्रेशन या एकीकरण कहते हैं। यहाँ आकर वो जो नई आदत है वो दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वो बस आपकी पहचान बन जाती है। इन 66 दिनों की जर्नी के अंत में इंसान साइकोलॉजी के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जिसे सोर्सेज में ऑटोमेटिसिटी पॉइंट कहा गया है। ऑटोमेटिसिटी पॉइंट?
इसका मतलब क्या ये है कि अब सुबह उठने के लिए किसी अलार्म या बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? एकदम सही। ये वो बिंदु है जहां सुबह 5 बजे उठना आपके लिए उतना ही नेचुरल और आसान हो जाता है जितना कि सुबह उठकर सांस लेना या ब्रश करना। इसके लिए फिर किसी मानसिक संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। तो शुरुआत के उन दिनों का जो दर्द है वो वास्तव में उस शांतिपूर्ण ऑटोमेटिसिटी पॉइंट तक पहुंचने की बस एक छोटी सी कीमत है। ठीक है, मान लिया। मैं 66 दिन लड़ने को तैयार हूं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ा सवाल खड़ा होता है, और मुझे यकीन है कि जो भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल जरूर चल रहा होगा। बताइए क्या सवाल है? देखिए, आज के इस कॉर्पोरेट युग में एक बिजी प्रोफेशनल जो रात के 9 या 10 बजे थका हारा ऑफिस से घर लौटता है, अगर वो इंसान सुबह 5 बजे उठेगा तो उसे बमुश्किल 5 या 6 घंटे की नींद मिलेगी, है ना? तो क्या हम लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि वे सफलता पाने के लिए अपनी नींद में कटौती करें और खुद को धीमे धीमे एक तरह के मानसिक और शारीरिक पतन की ओर ले जाएं? ये तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और असल में ये उस सबसे बड़ी गलतफहमी को उजागर करता है जो लोगों को सुबह जल्दी उठने को लेकर हमेशा से रही है। 5 बजे उठने का मतलब अपनी नींद से समझौता करना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? हमारी स्रोत सामग्री इस बात को बहुत सख्ती से नकारती है और एलीट परफॉर्मेंस की जुड़वा साइकिल यानी ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस के सिद्धांत को सामने रखती है। ये जुड़वा साइकिल या ट्विन साइकिल आखिर क्या फंडा है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी गहराई से आराम करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो बस पागलों की तरह दूसरों से ज्यादा काम करते हैं। हाँ, हासिल कल्चर वाली सोच। बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि एलीट परफॉर्मर दूसरों से ज्यादा आराम भी करते हैं। 7.5 घंटे की नींद यानी 90 मिनट के 5 स्लीप साइकिल एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन के लिए नॉन नेगोशिएबल है। मतलब इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मिनट, अगर कोई इंसान रात को 10 बजे घर आ रहा है तो वो 9:30 बजे कैसे सो सकता है? ये तो पूरा का पूरा गणित ही गलत हो गया। क्या ये 5 बजे का नियम उस व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल है भी या नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही वो जगह है जहां हमें इस सिद्धांत को कोई पत्थर की लकीर या अंधे नियम की तरह नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क की तरह देखना होगा। मतलब इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। जी, अगर किसी की मजबूरी है कि वो रात 11 बजे ही सो सकता है, तो उसके लिए सुबह 5 बजे उठना खुद को सजा देने जैसा होगा। ऐसे में वो व्यक्ति 6:30 बजे उठ सकता है। देखिए, महत्व 5 बजे की उस घड़ी का नहीं है, महत्व इस बात का है कि आप उठने के बाद अपनी सुबह के उस पहले घंटे का उपयोग कैसे करते हैं। ये बात तो बहुत सही कही आपने। हालांकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये भी चुनौती देते हैं कि हमें अपनी बाउंड्रीज का गहराई से मूल्यांकन करना चाहिए। क्या हम सच में रात 10 बजे तक काम करने के लिए मजबूर हैं, या कहीं यह हमारे ही खराब टाइम मैनेजमेंट का नतीजा तो नहीं है? ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच है। शायद हमें अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खींचने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो लोग समय पे घर आ जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती काम नहीं है, बल्कि डिजिटल डिटॉक्स है। फोन से दूरी। हाँ, सोने से कम 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन से दूरी बना लेना, क्योंकि स्क्रीन से जो वो नीली रोशनी निकलती है वो हमारे दिमाग को ये भ्रम देती है कि भाई अभी भी दिन ही है, और वो मेलाटोनिन यानी नींद लाने वाले हार्मोन को रोक देती है। अच्छा। तो अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो असल में आपकी 5 बजे की सफलता का बीज तो आपकी पिछली रात के अनुशासन में ही बो दिया जाता है। आपकी रात की दिनचर्या ही आपकी सुबह की किस्मत तय करती है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी की पूरी शानदार चर्चा का एक निचोड़ निकालें तो ये बात बिल्कुल साफ है कि सुबह जल्दी उठना किसी टॉक्सिक हसल कल्चर का हिस्सा नहीं है, जहां हम खुद को बस एक मशीन समझकर 24 घंटे काम में झोंक दें। एकदम सही। हमने ये देखा कि हमारे दिन की शुरुआत विक्ट्री आवर के उस 20-20-20 नियम से कैसे की जा सकती है, जहां शरीर से स्ट्रेस हार्मोन बाहर निकालने के लिए 20 मिनट पसीना बहाना, दिमाग के अमिगडला को शांत करने के लिए 20 मिनट जर्नलिंग करना और खुद को अपनी फील्ड में आगे रखने के लिए 20 मिनट का वो 3x निवेश करना शामिल है। और मैं इसमें जोड़ दूं कि ये सब तभी टिकेगा जब हम 66 दिनों के उस मुश्किल सफर को पार करके उस ऑटोमेटिसिटी पॉइंट तक पहुंचेंगे और अपनी नींद के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही सफलता की जो इमारत है वो केवल माइंडसेट पर नहीं, बल्कि हार्ट सेट की इमोशनल सफाई,
हेल्थ सेट की मजबूती और सोल सेट की आंतरिक शांति पर खड़ी होती है। किसी भी ऐसे प्रोफेशनल इंसान के लिए जो आज इन्फॉर्मेशन के इस भारी बोझ और लगातार बढ़ते स्ट्रेस से खुद को थका हुआ महसूस कर रहा है, अपनी सुबह पर कंट्रोल पाना खुद को कोई सजा देना नहीं है। जी। ये दिन भर में 10 घंटे ज्यादा काम करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये असल में अपने पूरे दिन को शांति, क्लैरिटी और एक गहरे कंट्रोल के साथ जीने के बारे में है। बहुत खूब कहा आपने। तो हमने आज ये बहुत विस्तार से सीखा कि हमारे दिन का पहला घंटा हमारी दिनचर्या, हमारी ऊर्जा और हमारी बाहरी सफलता को कैसे तय करता है। लेकिन यहाँ विचार करने वाली एक बहुत ही गहरी बात यह भी है, अगर हमारी सुबह का वो पहला घंटा हमारे काम और हमारी सफलता को डिफाइन करता है, तो रात को सोने से पहले का जो आखिरी घंटा है, क्या वो हमारी असल पहचान और हमारी मानसिक शांति को डिफाइन नहीं करता? इस बात पर जरूर गौर करें, खासकर आज रात अपना अलार्म सेट करने से पहले। और हमेशा याद रखें, भले ही दुनिया में सफलता का कोई सीधा शॉर्टकट ना हो, लेकिन हमारी सुबह की ये छोटी छोटी आदतें उस धुंधली तस्वीर को जरूर पूरी तरह से साफ कर सकती हैं।